हेलो स्टूडेंट्स, लॉजिक चैप्टर में अभी हम लोग एप्लीकेशन ऑफ लॉजिक में सबसे पहले लॉज यानी कि रूल्स ऑफ लॉजिक पढ़ने जा रहे हैं, जिसको आप स्टेटमेंट्स के बीच में अलजबरा भी बोल सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या होगा कि सम स्टैंडर्ड इक्विवेलेंट स्टेटमेंट्स इन लॉजिक आर लिस्टेड बिलो व्हिच कैन बी प्रूव्ड बाय यूजिंग ट्रुथ टेबल्स। ट्रुथ टेबल से तो हम इसको प्रूव कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले तो बात ध्यान रहे कि ये आपके लॉज को आपको लर्न करना बहुत जरूरी है। फर्स्ट वन इज इडिम्पोटेंट लॉ। इडिम्पोटेंट लॉ क्या बोलता है? अब लॉज मीन्स यहाँ डिसजंक्शन के लिए भी दिया हुआ है और कंजंक्शन के लिए भी एक साथ दिया है, तो लॉज। ओके, सेम सेम का सेम डिसजंक्शन में और कंजंक्शन में सेम सेम का सेम, दैट मीन्स कोई भी स्टेटमेंट और सेम स्टेटमेंट ने खुद के साथ में डिसजंक्शन यानी कि स्टेटमेंट इटसेल्फ। हियर ऑल्सो किसी भी स्टेटमेंट का खुद के साथ में कंजंक्शन मतलब स्टेटमेंट इटसेल्फ, that means P or P is equal to P and P is equal to P. P disjunction P is equal to P. P conjunction P is equal to P. is equal to को equivalently बोल सकते हैं आप, या टेम्पररी अपने आप को समझाने के लिए is equal to प्रयोग कर सकते हैं। ओके, now committed to law, committed to laws। ओके, committed to मतलब disjunction is committed to as well as conjunction is also committed to। मतलब इसको हम फर्स्ट की जगह पे सेकंड, सेकंड की जगह पे फर्स्ट लिखे तो भी आपका आउटपुट नहीं बदलेगा। दैट मीन्स P और Q इज इक्वल टू Q और P लिख सकते। सिमिलरली P एंड Q इज इक्वल टू Q और एंड P लिख सकते, तो इसके स्थान को रिवर्स कर सकते। जैसे हम जानते हैं ना कि 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 3 इंटू 2 लिख सकते हैं, यानी कि मल्टीप्लिकेशन क्या हुआ स्टूडेंट्स? मल्टीप्लिकेशन आपका कम्यूटेटिव होता है, बट अगर 3/2 तो हम 2/3 बोल सकते क्या? नहीं ना, तो डिवीजन आपका कम्यूटेटिव नहीं हो सकता। ओके, नाउ एसोसिएटिव लॉज क्या बोलते हैं? एसोसिएटिव एसोसिएटिव लॉ क्या बोलता है? ये लॉ है आपका, एक ध्यान रहे कि सबसे पहले तो ये आपका सेम ऑपरेटर है, सेम ऑपरेशंस पर है। एसोसिएशन किसके लिए? और डिसजंक्शन का डिसजंक्शन में या फिर कंजंक्शन का कंजंक्शन में, मतलब सेम सेम सिंबल, ये आपको ध्यान में रखना है क्योंकि आगे हम डिस्ट्रीब्यूटिव भी पढ़ने जा रहे हैं, उसमें ये आपका सेम सेम नहीं होता है। तो यहाँ पर सेम सेम सिंबल, तो P और ब्रैकेट में Q और R, 3 स्टेटमेंट्स हमने ले लिए। तो आप देखेंगे फिलहाल ये आपका ब्रैकेट में Q किसके साथ जुड़ा है? R के साथ में, Q एसोसिएटेड विथ R। लेकिन ये आपका सेम ऑपरेशन होने की वजह से हम Q को P के एसोसिएशन में ले सकते, तो फिर P और Q एक ब्रैकेट में लेके बाहर में और R ऐसा लिख सकते हैं। ऐसा रहा तो ऐसा बना सकते हैं, या फिर ऐसा रहा तो ऐसा बना सकते हैं। अब यहाँ देखिए R और Q का एसोसिएशन है, तो हम P और Q का एसोसिएशन ले सकते हैं, P एंड Q एक ब्रैकेट में एंड R बाहर में। आपको समझ में आ गया होगा? तो एसोसिएशन या एसोसिएटिव लॉ किस पर अप्लाई होगा? जब सेम सेम होगा तो ही, नहीं तो फिर नहीं, गलती से भी नहीं। ओके, नेक्स्ट वन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज क्या बोलता है? पहले तो ध्यान रहे कि वो लॉ लगने के लिए ये आपका डिफरेंट है, और कैन डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर एंड कैन डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर और, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिसजंक्शन ओवर कंजंक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंजंक्शन ओवर डिसजंक्शन, यानी आपके ये ऑपरेशन डिफरेंट होना चाहिए। अगर ये सेम सेम हो जाए तो एसोसिएशन बन जाएगा, एसोसिएटिव लॉ हो जाएगा। लेकिन जब ये आप डिफरेंट है तो फिर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई होगा। कैसा देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर P और ब्रैकेट में Q एंड R होगा, तो P और Q एंड P और R, ये बन गया आपका। ओके, हियर ऑल्सो देखो बाहर में एंड है, कंजंक्शन P एंड Q और P एंड R, तो इस तरीके से देखो लिखा गया है। और यहाँ से उल्टा अगर हम इसको देखा जाए, अब फिलहाल इसको ब्लैंक कर लो, मन में सोचो ही मत। अगर मैं इस स्टेप को देखूँ तो दोनों ही साइड से ये वाला P और
इसको अगर मैं कॉमन लिख लूँ पी और को, तो क्या बचेगा फिर, पी और को कॉमन निकाल लेती, लगे तो मैं वापस से क्या करती, इस साइड में एक बार लिख के बता रही। अब लेफ्ट से ब्लैंक हो जाओ, यहाँ से ये पी और ये पी और सेम है, तो मैं क्या करूँगी, पी और कॉमन निकालूंगी। एक सिंपल लैंग्वेज, अपनी खुद कन्वीनियंट लैंग्वेज बनाएंगे अपन। तो पी और कॉमन निकाल लिया तो ब्रैकेट में क्या रहेगा, क्यू एंड आर, क्योंकि ये पी और ये पी और तो कॉमन निकाल लिया, तो क्यू एंड आर, तो आप देखेंगे फिर ये वाला बन जाएगा, है ना। यानी कि आप ये पी और कॉमन निकाल लिए तो क्यू एंड आर बन गया, मतलब क्या बन गया, ये स्टेप आ गया ना। तो आप चाहे कॉमन निकालो, चाहे ऐसा डिस्ट्रीब्यूट कर दो, इससे ऐसा, ये जो है ना, इस स्टेप से अगर ऐसा लिखा या फिर इससे डिस्ट्रीब्यूट करके ऐसा लिखा, दोनों भी सिचुएशन में कौन सा लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। यहाँ आप देखेंगे कंजंक्शन का डिसजंक्शन पर डिस्ट्रीब्यूशन है, तो क्या करेंगे, P एंड Q और P एंड R, जो कि हम पहले डिस्कस कर लिए। और अगर यहाँ से P एंड कॉमन निकाल लिया तो ब्रैकेट में Q और R बचेगा, जो ये मिलेगा आपको, है ना। तो इस तरीके से ये बन गया डिस्ट्रीब्यूटिव। ओके, एब्सॉर्प्शन लॉज या फिर एब्जॉर्प्शन लॉज, क्या एब्जॉर्ब्स क्या, तो देखिए यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर दिखाई देगा डिस्ट्रीब्यूशन का। डिस्ट्रीब्यूशन का स्ट्रक्चर मतलब डिफरेंट सिंबल्स, यानी कि डिसजंक्शन रहा तो अंदर कंजंक्शन, और अगर कंजंक्शन रहा तो अंदर डिसजंक्शन। तो इस तरीके से स्ट्रक्चर आपको दिखाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव वाला। लेकिन ध्यान रहे कि एब्जॉर्प्शन लॉ क्या बोलेगा कि बाहर जो स्टेटमेंट है वो रिपीट स्टेटमेंट आपका ब्रैकेट में अंदर होगा, चाहे वो इधर हो चाहे इधर हो, लेकिन बाहर का स्टेटमेंट अंदर में होगा, तो ये अब्जॉर्व कर लेगा और इसका वो स्टेटमेंट ही आंसर बनेगा। ओके, पी एंड क्यू इज इक्विवेलेंट विथ पी और क्यू तो इज इक्विवेलेंट विथ पी, यानी कि पी और क्यू में आंसर पी आएगा। इसको हम और एक स्टेटमेंट्स के एग्जांपल से देख सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, हमने एक एग्जांपल लिया, ये बाहर में ये एक स्टेटमेंट है, पी एंड क्यू ये एक स्टेटमेंट है, और यहाँ से ये और आया, तो देखो ये सेम लिया मैंने, सेम, तो सेम में तो आपका नहीं आएगा। मैं इसको आपके सामने इसको मैं अलग से करके दिखा रही, ठीक है। अब देखिए बाहर का जो स्टेटमेंट है, पहले मैंने क्या लिया था, इसको और लिया था, तो ये और था ना, ये क्या हुआ था, सेम। तो यहाँ पर आपका एब्जॉर्प्शन लॉ का स्ट्रक्चर नहीं था, मुझे पहले डिफरेंट होना चाहिए। ये हम जस्ट प्रैक्टिस कर रहे स्टूडेंट्स। सो ये ध्यान रहे कि ये आपका विपरीत सिंबल होने चाहिए, और बाहर का स्टेटमेंट जो है ना वो ब्रैकेट में रिपीट होना चाहिए। तो बाहर में कंजंक्शन है तो अंदर में डिसजंक्शन होना चाहिए, और बाहर का ये वाला स्टेटमेंट अंदर में चाहे ये साइड हो चाहे वो साइड हो रिपीट होना चाहिए। तो देखो ये वाला स्टेटमेंट इधर में रिपीट है और ये आपका विपरीत सिंबल है, तो ये एब्जॉर्ब करके इसका आंसर क्या आएगा, वो वाला स्टेटमेंट, यानी कि आंसर बनेगा पी एंड क्यू। ओके, ये देखिए ये वाला, अगर मैं आपको कंफ्यूज कर दूं तो मैं वापस से क्या, अगर मैं यहाँ पे ये से डालती थी ये एंड, और यहाँ पर भी अगर एंड डाल दूं तो ये आपका एब्जॉर्प्शन लॉ फॉलो नहीं करेगा, सेम सिंबल नहीं चलेगा एब्जॉर्प्शन लॉ में। विपरीत यानी कि डिफरेंट सिंबल्स होना, और होगा तो अंदर में एंड होगा तो अंदर में और बाहर का स्टेटमेंट अगर अंदर रिपीट हो रहा होगा चाहे इधर चाहे उधर, तो आंसर आएगा वही वाला स्टेटमेंट। तो ये हुआ एब्जॉर्प्शन लॉ। ओके स्टूडेंट्स, अभी आपको अच्छा समझ में आ गया होगा। सो एब्जॉर्प्शन लॉ के बाद में अब हम पढ़ने जा रहे हैं डी मॉर्गन्स लॉज। क्या कहते हैं डी मॉर्गन्स लॉ, नेगेशन ऑफ डिसजंक्शन वाला फॉर्मूला याद करो स्टूडेंट्स। हम बोलते हैं ना, नॉट ऑफ फर्स्ट एंड नॉट ऑफ सेकंड, तो और रहा तो एंड बन जाएगा और एंड रहा तो और बन जाएगा। सेम वही है, लेकिन लॉजिक में जहाँ रूल्स ऑफ नेगेशन है तो वहाँ पे नेगेशन ऑफ डिसजंक्शन या फिर नेगेशन ऑफ कंजंक्शन बोलना वहाँ पर, लेकिन यहाँ इसे एक्चुअली इसका है डी मॉर्गन्स लॉ। ओके, कॉम्प्लीमेंट लॉ वेरी यूजफुल लॉ, क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेगा। तो कॉम्प्लीमेंट लॉ क्या बोलता है कि देखिए P और नॉट ऑफ P इसका आएगा T, और P एंड नॉट ऑफ P इसका आएगा F। इसके लिए मैं हिंट भी दे दूँ, स्टेटमेंट और उसी का निगेशन, ये ध्यान रहे पहले तो स्टेटमेंट और उसी का निगेशन। अब इनके बीच में या तो एंड या तो और रहेगा। हम जानते हैं स्टूडेंट्स, अगर ये ट्रू रहा तो फिर उसका नेगेशन फॉल्स बन जाएगा,
और अगर ये फॉल्स रहा तो उसका नेगेशन ट्रू बन जाएगा। और में चाहे वो टी अप हो चाहे एफ टी हो, उसका तो टी ही बनेगा ना, क्योंकि और में तो एफ एफ का एफ होता है, इसीलिए और में कॉम्प्लीमेंट लॉ से टी मिलता। यहाँ भी टी अप बनेगा एफ टी बनेगा, और कंजंक्शन में तो टी टी का टी होता है ना, तो कंजंक्शन में टी अप हो या एफ टी हो आंसर बनेगा एफ। इसीलिए कॉम्प्लीमेंट लॉ में क्या रहेगा, स्टेटमेंट और उसी का निगेशन और है तो टी, और पी एंड नॉट ऑफ पी इसका बनेगा एफ। आपको इसको लर्न करना ही है, रट्टा करना ही होगा, लेकिन आपको थोड़ा हिंट के साथ में समझना भी है। ओके, नेक्स्ट वन इन्वोल्यूशन लॉज, निगेशन ऑफ निगेशन, स्टेटमेंट, लॉजिक के रूल्स, निगेशन ऑफ के रूल्स में तो इसको निगेशन ऑफ निगेशन बोलेंगे, बट अभी अलजेब्रा ऑफ लॉजिक हम जो देखेंगे, लॉजिक के लॉज हम देख रहे हैं, तो उसको बोला जाएगा इन्वोल्यूशन लॉ। निगेशन ऑफ टी एफ बनेगा एंड निगेशन ऑफ एफ टी बनेगा। इन तीनों के एप्लीकेशन में बोलेंगे इन्वोल्यूशन लॉ। आइडेंटिटी लॉ, आइडेंटिटी लॉ में आपको पी और एफ, पी एंड एफ, एफ, यहाँ पे देखो स्टेटमेंट का एफ के साथ में डिसजंक्शन तो स्टेटमेंट, और स्टेटमेंट का एफ के साथ में कंजंक्शन तो फिर एफ, स्टेटमेंट का टी के साथ में डिसजंक्शन तो टी, और स्टेटमेंट का टी के साथ में कंजंक्शन तो पी। तो फिर हम क्या करेंगे, अब इसको कंफ्यूज ना होना चाहिए, इसीलिए मैं आपको इसको पढ़ाने के लिए हिंट दे दूंगी, लेकिन वीडियो के अंत में पहले हम कंडीशनल लॉ देख लेते हैं। कंडीशनल लॉ जो हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि P इम्प्लाइज Q इज इक्वल टू उसका कॉन्ट्रापोजिटिव बनेगा नॉट Q इम्प्लाइज नॉट P। ये हम पढ़ चुके हैं पहले कि इम्प्लीकेशन और कॉन्ट्रापोजिटिव ये इक्विवेलेंट होते हैं, और इज इक्वल टू इसी का डिसजंक्शन क्या बनता है, नॉट ऑफ फर्स्ट और सेकेंड। याद रखो स्टूडेंट्स, वेरी वेरी यूजफुल है। इम्प्लीकेशन में नॉट ऑफ फर्स्ट और सेकेंड, तो इस तरीके का इसका ये भी फॉर्मेट बनेगा या इसका ये भी बनेगा, तो इसको बोलेंगे कंडीशनल लॉ। नेक्स्ट वन बाई कंडीशनल लॉ, P डबल इम्प्लाइज Q, ये भी हमने वेरी स्टार्टिंग फर्स्ट डे जो आपका था उस दिन मैंने बताई थी आपको कि डबल इम्प्लीकेशन मीन्स कंजंक्शन ऑफ टू इम्प्लीकेशंस। मतलब P डबल इम्प्लाइज Q का मीनिंग क्या होगा, P इम्प्लाइज Q एंड Q इम्प्लाइज P। ओके, तो यहाँ से ये लिखेंगे तो भी आपका बाई कंडीशनल लॉ। अब इम्प्लीकेशन को हम लिखेंगे नॉट ऑफ फर्स्ट और सेकेंड, तो इसकी जगह पे इसे लिखा जाएगा ये एंड आपका जैसे का वैसा, यहाँ भी नॉट ऑफ फर्स्ट और सेकेंड, तो ये भी आपका ऐसा हो गया। तो चाहे आप इस पर से इसे लिखो चाहे इस पर से इसे लिखो, तो इसे बोला जाएगा बाई कंडीशनल लॉ। ओके, तो अब हमें ये आइडेंटिटी लॉज के लिए आपको हिंट चाहिए थी, ध्यान रखने के लिए ध्यान रखो, किसी भी एक को ध्यान रखो, एंड के साथ में टी रहा तो स्टेटमेंट, इसको रट्टू मियाँ बन जाइए सब जन। एंड के साथ में टी रहा तो स्टेटमेंट, अच्छे से याद कर लो, एंड के साथ में टी रहा तो स्टेटमेंट। तो फिर अब यहाँ और के साथ में टी रहा तो स्टेटमेंट नहीं होगा, क्योंकि वो तो वहाँ पर बन चुका है ना, एंड के साथ में टी रहा तो स्टेटमेंट, तो और के साथ में टी रहा तो क्या बनेगा फिर टी। अब एंड के साथ में एफ के लिए भी किसको याद करो कि एंड के साथ में टी रहा तो स्टेटमेंट, लेकिन ये तो एंड के साथ में टी नहीं है ना, तो इसका बनेगा एफ। इसको भी याद करो, एंड के साथ में टी रहा तो स्टेटमेंट, तो फिर यहाँ पर और के साथ में एफ रहा तो स्टेटमेंट, एंड के साथ में टी रहा तो स्टेटमेंट और के साथ में एफ रहा तो स्टेटमेंट। ओके, और एक हिंट दे दूँ आपको, ये तो मैंने सबसे सुपर एक लर्न करने के लिए बताई। नेक्स्ट हिंट आप ये ले सकते हो कि अगर यहाँ पर मैं दो ट्रुथ वैल्यू ले सकती, पी के जगह या तो मैं टी ले लूँगी या तो मैं एफ ले लूँगी, तो ध्यान रखो मैं एक को यहाँ पे निकाल के दिखा रही आपको बुक के ऊपर। तो देखिए मैंने आपको एक हिंट बना के दे रही हूँ, देखो अगर मैं यहाँ, आपको पता है ये तो एफ आपका फिक्स है ना, अगर मैंने यहाँ पी के जगह उसकी ट्रुथ वैल्यूज की दो पॉसिबिलिटीज ले ली, एक बार टी और एक बार एफ, तो दोनों बार में आंसर अगर चेंज हो गया तो बदला, यानी कि आंसर वेरी हुआ तो वो स्टेटमेंट रहेगा,
और आंसर अगर वैलिड नहीं आया तो वो एफ ही आएगा। ओके, तो पी के जगह पे हम एक बार टी ले लेते हैं। ये रहा आपका जैसे का वैसा, तो और में टी आपका टी बनेगा। बाद में पी के जगह पे हम एप ले लेते हैं और ये और एप आपका जैसे का वैसा, तो और में एप एप का एप होता है, तो आंसर चेंज हुआ ना, चेंज हुआ तो फिर स्टेटमेंट मतलब आंसर आएगा पी। तो इसका आंसर क्या बनेगा, इसका बनेगा पी। यानी कि आंसर चेंज हुआ तो स्टेटमेंट, नहीं चेंज हुआ तो वही आएगा, ये वाला जो रहेगा वो। और एग्जाम्पल देखो यहाँ से, पी के जगह पे टी लेकर देखो, टी का टी बनेगा एंड में। पी के जगह पर एप लेकर देखो तो एफ टी का एप बनेगा आपका, ये एंड अगर कंजंक्शन रहा तो चेंज हुआ ना, तो आंसर आएगा पी। यानी कि इसका आंसर क्या बनेगा, स्टेटमेंट, यानी कि चेंज हुआ तो स्टेटमेंट। और एक एग्जाम्पल, पी के जगह पे टी ले लो, टी एंड एफ का आंसर क्या आया, एप। पी के जगह पे एप ले लो तो एफ एंड एफ का भी आंसर क्या आएगा, एप। अब आंसर चेंज नहीं हुआ तो आंसर जो चेंज नहीं होता वही आता था, आंसर इज एफ, आंसर इज एफ। ओके, यानी कि आंसर चेंज हुआ तो स्टेटमेंट, नहीं चेंज हुआ तो यही आएगा। ये ले लो, और टी सेम रहेगा। पी के जगह पे टी ले लो तो टी और टी का टी आएगा, और पी के जगह पर यहाँ पे क्या ले लेंगे, एफ, सॉरी हाँ, पी के जगह पर यहाँ एक मिनट, यहाँ टी ले लिया तो टी और टी में क्या आएगा, टी। और एप ले लेते हैं तो एफ और एप में क्या आएगा, एफ आएगा। हमने ऊपर लिया है कि यहाँ पर, हाँ ये हमारा हो चुका है। ओके हाँ स्टूडेंट्स, ये ऊपर में हमने पी और एप लिए थे, नेक्स्ट वन पी एंड टी लिया, उसके बाद में पी एंड एफ लिया, और उसके बाद में पी और टी। अब यहाँ पर ये और टी और ये और टी जैसे का वैसा रहेगा ना, वो तो नहीं चेंज होगा। पी के हम दो अलग अलग वैल्यूज लेंगे, टी और लेंगे, एफ लेंगे। तो टी ले लिया तो क्या बनेगा, और में टी का टी बनेगा, और यहाँ से एफ लेंगे तो और में एफ टी का भी टी होता है ना, तो आंसर नहीं बदला, तो यही आएगा ना, तो टी। तो सिंपल सी भाषा में आपको मैंने एक हिंट दे दी कि आंसर चेंज हुआ तो स्टेटमेंट, ओके, चाहे वो एंड के साथ में और के साथ में आप ट्रुथनेस लेकर देखो और आंसर चेंज नहीं हुआ तो वही आएगा जो इसके साथ में दिया हुआ है। ओके, और दूसरी एक मैंने एक हिंट भी दी आपको, वो हिंट क्या बोली है कि आपको क्या ध्यान रखना है कि ये आपका आइडेंटिटी लॉस जो है ना, कि एक हिंट बना के रख दो मन के मन में, एंड के साथ में टी रहा तो स्टेटमेंट, और के साथ में एप रहा तो स्टेटमेंट। ओके, ये मैं इतना जोर क्यों दे रही हूँ कि आगे जाके हमारे लॉजिक के एप्लीकेशन के ट्रू में ये लॉज हमको बहुत ही ज़्यादा यूजफुल रहेंगे, बार बार इसका यूज़ रहने वाला है, तो आपको ये आना ही चाहिए। ओके, तो स्टूडेंट्स अभी फ़िलहाल इस टॉपिक को लेकर हम यहीं पे वीडियो ब्रेक करेंगे, क्योंकि अभी काम है आपका स्टार्ट होने वाला। आपको है ये पूरे लॉज को लर्न करके समझना है, लर्न करना है, ताकि हम इसको आसानी से अप्लाई कर सके। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी विल ब्रेक हियर वीडियो।